हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू उदित फार्मेसी। एंड गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंजाइम्स के बारे में। ओके, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी का चैप्टर 6 का आज हमने शुरू किया है फर्स्ट लेक्चर। ओके, चैप्टर 6 क्या है? एंजाइम्स। एंजाइम्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन एंजाइम। सबसे पहले एंजाइम को डिफाइन करते हैं। एंजाइम क्या होता है? Enzymes can be defined as soluble, colloidal, organic catalyst, protein in chemical nature produced by living cells which excrete the rate of reaction and working at a specific pH and temperature to convert substrate into specific product. Enzyme are protein which catalyze number of biochemical reaction. अब देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊंगी एंजाइम की और आपको क्लियर हो जाएगा कि एंजाइम क्या होता है। ठीक है, एंजाइम क्या है? कैटालिस्ट है, एक कैटालेज है, कैटालिस्ट है एंजाइम। देखिए, पहली बात तो ये याद रखिएगा, जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सब प्रोटीन नेचर के होते हैं। ठीक है, प्रोटीन नेचर के होते हैं सारे मोस्टली एंजाइम्स। दूसरी चीज, जो एंजाइम प्रोटीन नेचर के नहीं होते या एंजाइम का जो पार्ट भी प्रोटीन नेचर का नहीं होता वो कहलाता है को एंजाइम। राइट, चलिए ठीक है। अब एंजाइम क्या होता है? एंजाइम कैटालिस्ट होता है। कैटालिस्ट का काम क्या होता है? किसी भी रिएक्शन को, किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करना। ठीक है, जो एंजाइम होता है ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है किसमें? बायोकेमिकल रिएक्शन में ये इन्वॉल्व नहीं होता है। सिर्फ ये क्या काम करता है? रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करने का काम करता है। मतलब ऐसा होता है जैसे कि आप मान लीजिए आपकी कोई भी गाड़ी है, उसमें से पेट्रोल खत्म हो गया। खत्म होने के बाद क्या करते हैं आप? उसे अगर बीच सड़क पे तो किसी से बांध के लेके चलते हैं, या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, वो चल नहीं पा रही है तो उसे किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है। तो वही चीज है बायोकेमिकल रिएक्शन में। एंजाइम वो सहारा है जिसके थ्रू सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में हम अपनी रिएक्शन को चेंज करवा रहे हैं। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझिए। एंजाइम कैन बी डिफाइंड एज सोल्यूबल, कोलोइडल, ऑर्गेनिक कैटलिस्ट। राइट, प्रोटीन इन नेचर। देखिए, प्रोटीनियस नेचर का होता है क्या? एंजाइम। प्रोटीन नेचर के होते हैं सारे एंजाइम, प्रोटीन होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज इजीली सोल्यूबल हो जाता है ये। कोलोइडियल। कोलोइडियल का मतलब होता है एक ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें क्रिस्टल फॉर्म ना हो। ठीक है, क्रिस्टल्स ना प्रेजेंट हो, एक होमोजीनियस मिक्सचर हो। राइट, जिसमें सारे जो उसके अंदर कंपाउंड्स है वो बहुत अच्छे से एक दूसरे में घुलनशील हो। ऑर्गेनिक कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट का मतलब मैंने आपको बता दिया, ऐसे कंपाउंड जो किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को करवाने में मदद करे, उसके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करे। प्रोटीन नेचर का होता है, प्रोड्यूस बाय लिविंग सेल। लिविंग सेल के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। विच एक्सक्रिलेट द रेट ऑफ रिएक्शन। जो क्या करता है? एक्सक्रिलेट मतलब बढ़ा देना। क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। एंड वर्किंग एट स्पेसिफिक पीएच। और ये भी याद रखिएगा, जो एंजाइम है वो एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है, लेकिन जो रिएक्शन हमारी हो रही है उसके अंदर जो कंपाउंड्स प्रेजेंट है, ना तो उनके पीएच पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, ना ही टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल किसी भी चीज पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा टू कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट। और ये रिएक्शन किस लिए होती है? सबस्ट्रेट को एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। राइट, स्पेसिफिक मतलब एक असामान्य है, एक जो डिजायर्ड प्रोडक्ट हमें चाहिए रिएक्शन के बाद, वो हमें दिलवाने में हेल्प करता है एंजाइम। एंजाइम आर प्रोटीन विच कैटलाइज नंबर ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। अगेन वही चीज, क्या है? ये बायोकेमिकल रिएक्शन में एज अ कैटलिस्ट काम करता है और प्रोटीनियस नेचर के हैं। ओके, क्लियर? उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसे जरूर आप अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, मीन्स पढ़ के जाइएगा। फर्स्ट वन इज ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज फर्स्ट एंजाइम है। दिस क्लास ऑफ एंजाइम इज कंसर्न्ड विद ऑक्सीडेशन
reduction in which one compound is oxidized and other is reduced. Oxidation involve removal of hydrogen atom और addition of oxygen. right, अब देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहला ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम है। ये ऐसा एंजाइम है जो कहाँ यूज होगा, जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही प्रोसेस फॉलो होंगी। ठीक है, जैसे बायोकेमिकल रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, क्रैब्स साइकिल, अगर नहीं पढ़ा है तो सिट्रिक एसिड साइकिल में भी आपको अच्छा एग्जांपल मिल जाता। वहां पे क्या होता है कि जहां पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही है वहां पे ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम यूज होगा। ठीक है, जहां पे रिडक्शन प्रोसेस हो रही है वहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस हो रही है, वहां पे ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम यूज होगा। तो ये सारी प्रोसेस होती है कि जो रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन जहां पे जिस प्रकार से हो रही है वहां पे उस प्रकार से एंजाइम को फिट कर दिया जाता है, एंजाइम वहां पे यूज होता है। ठीक है, दिस क्लास ऑफ एंजाइम इज कंसर्न्ड विद ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन विच वन कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज। जहां ऐसे जगह पे संबोधित किया जाता है ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम को जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही प्रोसेस फॉलो। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम बाहर जाएगा रिएक्शन से और ऑक्सीजन एटम अंदर आएगा रिएक्शन के। एग्जाम्पल डिहाइड्रोजिनेज या फिर ऑक्सीडेज। या तो देखिए जहां पे हाइड्रोजन बाहर जा रहा है वहां पे हम क्या करेंगे, या तो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का यूज करेंगे या फिर ऑक्सीडेज एंजाइम का यूज करेंगे। उसके बाद आता है सेकेंड क्लास क्या है एंजाइम की, ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज क्या है, सेकेंड क्लास है एंजाइम की। दीज आर द एंजाइम विच कैटलेज ट्रांसफर ऑफ केमिकल ग्रुप सच एज एल्काइल, मिथाइल, कार्बोक्सिल, सल्फेट, फॉस्फेट, एल्डिहाइड, कीटोन। एग्जाम्पल ट्रांसमिनेज, काइनेज। देखिए अब जो ट्रांसफरेज एंजाइम होते हैं ये ऐसे एंजाइम होते हैं, ऐसे कैटलिस्ट होते हैं जो कि अगर कहीं पे भी किसी भी ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह कोई भी ग्रुप ट्रांसफर किया जा रहा है, राइट, तो वहां पे ट्रांसफरेज एंजाइम का यूज होता है, जैसे कि ट्रांसमिनेज या फिर काइनेज। ये एंजाइम यूज होते हैं अगर कोई भी जैसे मिथाइल ग्रुप इधर से सब्स्टिट्यूशन हो रहा है उसका दूसरी साइड जाके वो अटैच हो रहा है तो वहां पे ट्रांसफरेज एंजाइम यूज होता है। थर्ड वन इज हाइड्रोलेज। अब हाइड्रोलेज एंजाइम क्या होते हैं, दिस क्लास ऑफ एंजाइम इंक्लूड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम दैट स्प्लिट डिफरेंट बॉन्ड सच एज कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन एटसेट्रा। देखिए अब क्या होता है, अगर जो हाइड्रोलेज एंजाइम होते हैं वो एंजाइम की कौन सी क्लास है और कहां पे यूज होते हैं, स्प्लिट डिफरेंट बॉन्ड। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, अलग अलग बॉन्ड को अलग अलग जगह हमने डिवाइड कर दिया है या फिर अलग अलग जगह में अलग अलग बॉन्ड क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं, तो वहां पे हाइड्रोलेज एंजाइम यूज होता है। जैसे कि कार्बन नाइट्रोजन से, कार्बन ऑक्सीजन से, कार्बन कार्बन से, इस तरीके से एंजाइम क्या कर दिए गए हैं, बांट दिए गए हैं अलग अलग, तो वहां पे हाइड्रोलेज एंजाइम यूज होता है। बाय एडिशन ऑफ वाटर, एग्जाम्पल देयरफॉर दीज एंजाइम कैटलिस्ट हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन। एग्जाम्पल एस्ट्रेज, लाइपेज, पेप्टिडेज, फोस्फेटाडेज, ग्लाइकोसाइडेज। ये कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि किस में यूज हो रहे हैं, हाइड्रोलाइज रिएक्शन में यूज हो रहे हैं, राइट। उसके बाद लाइएज। अब लाइएज कौन सी क्लास है एंजाइम की, दिस इज द फोर्थ क्लास ऑफ एंजाइम विच कैटलेज रिमूवल ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप फ्रॉम देयर सबस्ट्रेट and introduce double bond. The same enzyme can add group to the double bond. These enzyme catalyze the cleavage reaction which are non-hydrolytic. Example aldolase, decarboxylase, dehydratase या फिर एकोटिनोनेज। ठीक है, ये कुछ एंजाइम्स होते हैं जो किसके पार्ट है, लाइएज ग्रुप जो है एंजाइम का उसके पार्ट्स हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, दिस इज द फोर्थ क्लास ऑफ एंजाइम। लाइएज क्या है, फोर्थ क्लास है किसकी, एंजाइम की, विच कैटलेज रिमूवल ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप फ्रॉम देयर सबस्ट्रेट। किसी भी सबस्ट्रेट से अलग अलग ग्रुप रिमूव हो रहे हैं, जैसे कि CH3
एक सिंगल सबस्ट्रेट से वो अलग हो गया जब वो प्रोडक्ट बना, राइट, एंड इंट्रोड्यूस डबल बॉन्ड, और उधर जाके जब वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो वो किसके साथ अटैच हो रहा है, डबल बॉन्ड के साथ अटैच हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में लाइएज ग्रुप के एंजाइम्स यूज होते हैं, जैसे कि डी कार्बोक्सिलेज, एल्डोलेज, डिहाइड्रेटेज, इस टाइप के एंजाइम्स यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे कि बोल सकते हैं सेम एंजाइम कैन ऐड ग्रुप टू द डबल बॉन्ड। सेम एंजाइम जब डबल बॉन्ड से अटैच होगा, कंपाउंड जो सबस्ट्रेट था वहां पे सिंगल बॉन्ड से अटैच था जो उसके साथ ग्रुप था, लेकिन वो ब्रेक हुआ वहां से, ठीक है। ब्रेक होने के बाद वो एक स्पेसिफिक ग्रुप उसने बनाया और किसके साथ अटैच है, डबल बॉन्ड के साथ अटैच है। दीज एंजाइम कैटलिज द क्लीवेज रिएक्शन विच आर नॉन हाइड्रोलाइटिक। देखिए ये क्लीवेज रिएक्शन फॉर्म करते हैं। क्लीवेज रिएक्शन क्या होते हैं, जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो एक सिंगल मॉलिक्यूल में। पहले क्या हो रहा था, सिंगल मॉलिक्यूल से जब प्रोडक्ट बन रहा था तो डबल बॉन्ड में अटैच हो रहा था। तो यहाँ पे क्या आता है, जब कोवेलेंट बॉन्ड मींस जो डबल बॉन्ड होता है, जब वो सिंगल बॉन्ड में एक सिंगल मॉलिक्यूल में चेंज होता है सिंगल बॉन्ड के साथ, तो उस प्रोसेस में भी लाइएज कैटेगरी के एंजाइम यूज होते हैं, जैसे कि डी कार्बोक्सिलेज, एल्डोलेज, डी हाइड्रेटेज, इस टाइप के एंजाइम यूज होते हैं। उसके बाद है फिफ्थ कैटेगरी, एंजाइम की फिफ्थ कैटेगरी पे आइसोमरेज। अब आइसोमरेज क्या होते हैं, दीज आर द ग्रुप ऑफ एंजाइम विच कैटलाइज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केमिकल ग्रुप विद इन अ मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस आइसोमर्स, एपीमर्स, एनांशियोमर्स एटसेट्रा। दे कैटलाइज आइसोमराइजेशन रिएक्शन, एग्जाम्पल आइसोमरेजेस, एपीमरेजेस, रेसिमरेसेस, राइट। अब देखिए आइसोमरेज कौन सी कैटेगरी के एंजाइम होते हैं, देयर आर द ग्रुप ऑफ एंजाइम, ये एंजाइम्स का ग्रुप होता है विच कैटलाइज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केमिकल ग्रुप। क्या करते हैं, कैटलाइज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केमिकल ग्रुप विद इन अ मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस। देखिए कैटलाइज का मतलब क्या होता है, किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना, राइट। जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है केमिकल ग्रुप का, रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक बार डिस्ट्रीब्यूट हो गए केमिकल ग्रुप्स, लेकिन दोबारा से फिर से केमिकल ग्रुप्स को सब्स्टिट्यूएंट उनके यूज किए जा रहे हैं, राइट। तो इस प्रोसेस में आइसोमरेज कैटेगरी के एंजाइम यूज होते हैं, जैसे कि और क्या बनाने के लिए, आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं, देखिए आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड हैं जो कि डिफरेंट एटम अरेंजमेंट होता है, जिनका डिफरेंट एटम अरेंजमेंट हो बट सेम मॉलिक्यूलर वेट हो। जितने भी उसमें मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, जितने भी कंपाउंड प्रेजेंट होंगे, उनका जो एटम्स अरेंजमेंट होगा वो सबका डिफरेंट होगा बट मॉलिक्यूलर वेट सबका सेम होगा। ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं आइसोमर्स। उसके बाद आते हैं इपीमर्स। इपीमर्स में देखिए दो आइसोमर्स कंटेन होते हैं, दो आइसोमर होंगे, लेकिन जो कॉन्फ़िगरेशन नंबर होगा दोनों का वो अलग अलग होगा। दूसरी चीज, और उसके अंदर लेकिन जो एपीमर्स होते हैं इनके अंदर एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम जरूर प्रेजेंट होता है, ठीक है। एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट होता है किसके अंदर, आपका एपीमर्स के अंदर, ओके। उसके बाद एनांशियोमर्स। अब एनांशियोमर्स क्या होते हैं, देखिए ये कायरल कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं, कायरल मॉलिक्यूल होते हैं दैट आर मिरर इमेज ऑफ वन अनदर। कायरल मॉलिक्यूल का मतलब समझते हैं आप, कायरल कार्बन पढ़ा होगा 12th में भी। कायरल कार्बन का मतलब होता है कार्बन एटम हो और उसके चारों तरफ अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है। जैसे कहीं पे CH3 है, कहीं पे OH है, कहीं पे C2H5 है, इस टाइप से अलग अलग कैटेगरी के ग्रुप जो हैं वो अटैच होने चाहिए, वो होता है कायरल कार्बन, ओके। दूसरी चीज जो एनांशियोमर्स होते हैं वो एक दूसरे की मिरर इमेज फॉर्म करते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एनांशियोमर। दे कैटलाइज आइसोमराइजेशन रिएक्शन, और ये एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं किसमें, आइसोमराइजेशन रिएक्शन में, ओके। एग्जाम्पल आइसोमरेजेस, एपीमरेजेस या फिर रेसिमरेजेस, ये किसके एग्जाम्पल हो गए, आइसोमरेजेस के। उसके बाद आ जाते हैं सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट, लीगेज। लीगेज कैटेगरी के जो एंजाइम है
लीगेस क्लास के जो एंजाइम है, दिस इज द 6th क्लास ऑफ एंजाइम, ये एंजाइम की 6th क्लास है, विच आर कॉल्ड सिंथेसिस, जिसे सिंथेसिस भी बोला जाता है। दे कैटलिज द बॉन्ड फॉर्मेशन रिएक्शन, बॉन्ड फॉर्मेशन रिएक्शन को में एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं। Therefore linking together of two compounds, right? जब दो कंपाउंड एक दूसरे से मिले हुए हों, एक दूसरे के साथ अटैच हों, एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हों, उस टाइम लीगेस क्लास के एंजाइम यूज होते हैं, जैसे कि एग्जांपल सिंथेसिस या फिर कार्बोक्सिलेजेस। ये एंजाइम्स यूज होते हैं किसमें? लीगेस कैटेगरी के ये एंजाइम है जो कि किसमें? बॉन्ड फॉर्मेशन में मेनली यूज होते हैं। उसके बाद मेंशन जनरल प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम। अब कुछ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं एंजाइम की। फर्स्ट वन इज ऑल एंजाइम आर प्रोटीन इन केमिकल नेचर। देखिए जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीनियस नेचर के होते हैं। सेकेंड वन है एंजाइम एक्सक्रीलेट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, राइट? एंजाइम्स का काम क्या होता है? मेन काम होता है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना। थर्ड पॉइंट, एंजाइम आर ऑलवेज स्पेसिफिक फॉर देयर सबस्ट्रेट। जो एंजाइम्स होते हैं वो हमेशा अपने सबस्ट्रेट के लिए क्या होते हैं? असामान्य होते हैं, मतलब कि इंपॉर्टेंट होते हैं। स्पेसिफिक मतलब सबसे अलग होते हैं। फोर्थ इज दे पॉजेज एन एक्टिव साइट और active site at which interaction with substrate take place। देखिए क्या होता है, जो एंजाइम्स होते हैं वो किसी भी एक्टिव साइट पे जाके रिएक्शन को कंप्लीट कराने का काम करते हैं। पोजेस मतलब वहां पे एक्टिव साइट पे जाके या तो वो अटैच हो जाते हैं या फिर उस रिएक्शन को पूरा करवाने की कोशिश करते हैं, राइट? मीन्स रिएक्शन को पूरा कराने में हेल्प करते हैं। पॉजेस का मतलब होता है जाके वहां जो एक्टिव साइट होता है उसको पूरी तरीके से कब्जा कर लेना, बैठ जाना, ठीक है? और किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं? सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्ट करते हैं जिससे कि वो इजीली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। फिफ्थ वन इज इन एंजाइम एक्शन मैकेनिज्म देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एज एन इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट इन द रिएक्शन। देखिए क्या होता है, जब भी कोई बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही हो तो वहां पे जब एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्बिनेशन होता है, इनका कॉम्प्लेक्स होता है, तो वो एक इंपॉर्टेंट स्टेज होती है किसी भी रिएक्शन की, और वो क्या कहलाती है? इंटरमीडिएट। इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट इन द रिएक्शन। रिएक्शन का एक इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट होता है जब एंजाइम सबस्ट्रेट से अटैच हो जाता है। एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो गया मींस अब वो इजीली रिएक्शन करवा सकेगा, इजीली सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवा देगा। उसके बाद नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, एंजाइम का नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। अर्लियर फॉर द लॉन्ग टाइम एंजाइम वर बीइंग नेम्ड बाय एडिंग सफिक्स इन। देखिए क्या था पुराने समय में, जैसे कि सफिक्स इन हमने ऐड कर दिया किसी भी एंजाइम में, तो जैसे कि पैप्सिन एक एंजाइम है, ट्रिप्सिन, रेनिन, काइमोट्रिप्सिन, ये कुछ क्या है? ये एंजाइम है। ये हमें किससे समझ में आ रहा है कि इसमें जो सफिक्स ऐड हो रहा है वो क्या हो रहा है? इन ऐड हो रहा है, आई एन ऐड हो रहा है, मीन्स ये क्या है? एंजाइम्स की पहचान है। Later on, because of addition, new enzyme nomenclature by above method become difficult. So enzyme can be named by new fashion by adding suffix "is". देखिए क्या होता था जब जैसे कि आपने सुना कि पैप्सिन, ट्रिप्सिन, तो इनमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। जो सफिक्स ऐड करते आई एन, इसमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। फिर जो मॉडर्न मेथड आया इसमें क्या यूज होने लगा? एंजाइम एज अ सफिक्स "is", जैसे कि एग्जाम्पल इन एडेड टू द सबस्ट्रेट अपॉन विच एंजाइम इज एक्टिंग, एग्जाम्पल फ्यूमरेज। फ्यूमरेज मीन्स क्या ऐड हो रहा है? ASE, एज ऐड हो रहा है बाद में, ठीक है, एज अ सफिक्स। यहाँ पे यूरियस ASE यूज हो रहा है, लाइपेज ASE यूज हो रहा है, सुक्रेज यहाँ पे भी ASE यूज हो रहा है। मतलब ये सब क्या है? एंजाइम है। ये क्लियर हो रहा है। उसके बाद आ जाते हैं सेकेंड वन इज अदर वे ऑफ नेमिंग एंजाइम बाय एडिंग सफिक्स "is". दूसरा जो मेथड हो सकता है जो सफिक्स हम यूज कर रहे हैं "is", ASE, उसका अलग से जो मेथड यूज हुआ है इसमें देखिए कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ऑक्सीडेज, रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, लीगेज,
ये कुछ एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें अलग तरीके से फिर से एंजाइम में क्या यूज हो रहा है, एज अ सफिक्स एज, ASE। उसके बाद आ जाते हैं ब्रीफ केमिस्ट्री ऑफ एंजाइम। एंजाइम की केमिस्ट्री देख लेते हैं। सम एंजाइम आर प्योरली प्रोटीन, सम एंजाइम्स आर प्योरली प्रोटीन इन नेचर। देखिए क्या होता है एंजाइम्स, नेचर कैसा होता है एंजाइम्स का, प्रोटीनियस नेचर के होते हैं एंजाइम। वाइल देयर आर सर्टेन एंजाइम विच पॉजेज वन और मोर नॉन प्रोटीन कंपोनेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ दीज एंजाइम। राइट, देखिए क्या होता है, कभी कभी मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही कि एंजाइम में जो पार्ट प्रोटीनियस नेचर का होता है, मोस्टली प्रोटीन नेचर के ही होते हैं, लेकिन कुछ पार्ट ऐसा होता है कि कभी कभी वो प्रोटीन नेचर का नहीं होता। ठीक है, तो उसी में इसकी बात की गई है। द प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कोल्ड एपो एंजाइम। जो प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का वो एपो एंजाइम कहलाता है। वाइल द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कोल्ड कोफैक्टर या फिर को एंजाइम। और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का वो कहलाता है कोफैक्टर और को एंजाइम। ये चीज आप क्लियर रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, व्हेन कोफैक्टर इज फर्मली अटैच्ड टू द प्रोटीन इट इज कोल्ड प्रोस्टैटिक ग्रुप। राइट, अब जब अगर कोफैक्टर जो है वो कैसे, मीन्स टाइटली अटैच है, पूरी अच्छे से अटैच है प्रोटीन से, राइट, तो वो क्या कहलाता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाता है। अगर जो कोफैक्टर है मतलब वो नॉन प्रोटीनियस नेचर का है, जो एंजाइम का पार्ट है वो नॉन प्रोटीनियस नेचर का है, वो अच्छे से प्रोटीन नेचर का जो कंपाउंड है उससे अच्छे से अटैच है, तो ये कहलाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। उसके बाद व्हेन कोफैक्टर इज नॉट फर्मली लूजली अटैच टू द प्रोटीन व्हेन इट इज कॉल्ड कोएंजाइम। और अगर जो कोफैक्टर है वो अच्छे से अटैच नहीं है प्रोटीनियस नेचर का जो एंजाइम है उससे, तो ये क्या कहलाता है, कोएंजाइम कहलाता है। देयर आर मेनी एंजाइम विच रिक्वायर्ड Mg, जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, वो जिंक एटसेट्रा, ये सारे क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। एज मेटेलिक कोफैक्टर और प्रोस्थेटिक ग्रुप सम एंजाइम आर कोल्ड मेटेलो एंजाइम विच रिक्वायर कंपल्सरी प्रेजेंस ऑफ मेटेलिक आयन फॉर देयर एक्टिविटी। देखिए कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनमें मेटेलिक आयन का प्रेजेंट होना जरूरी होता है उनकी एक्टिविटी के लिए, अदरवाइज वो एक्टिव ही नहीं होंगे और अच्छे से एक्टिविटी कोज नहीं कर पाते हैं। राइट, जैसे कि देखिए एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया, ये एंजाइम है, ओके, ये सबस्ट्रेट है। एंजाइम जब सबस्ट्रेट के साथ मिला तो ये क्या बनाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि एंजाइम में मैंने जैसे बताया मेटेलिक आयन की प्रॉपर्टी होना जरूरी है, अगर नहीं हो तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाता है। उसके बाद डिफरेंट फैक्टर अफेक्टिंग इन्फ्लुएंसिंग एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं एंजाइम को एज अ कैटालिस्ट रिएक्शन काम करने के लिए। राइट, मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है एंजाइम, तो उसके रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने का जो मेथड है, जो तरीका है, जो उसका काम है, उसे अच्छे से ना करने में जो इफेक्ट करे, मीन्स उसे बोल सकते हैं उसके काम को रोके, वो कहलाते हैं इफेक्ट्स। फर्स्ट वन इज इफेक्ट ऑफ नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सबसे पहले नेचर का इफेक्ट या फिर कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या है इसके ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंड वन इज इफेक्ट ऑफ नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। नेचर का इफेक्ट और दूसरी चीज कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम का क्या कंसंट्रेशन है ये भी अफेक्ट करता है। इफेक्ट ऑफ टाइम इफेक्ट करता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इफेक्ट करता है। इफेक्ट ऑफ पीएच अफेक्ट कर सकता है। सिक्स्थ वन इज इफेक्ट ऑफ यूवी रेज अफेक्ट कर सकती है। इफेक्ट ऑफ इनिबिटर्स, बहुत सारे इनिबिटर्स ऐसे होते हैं जैसे कि अवरोध करने वाले। इनिबिटर का मतलब क्या होता है, अवरोध करने वाले। ठीक है, तो इनिबिटर्स का इफेक्ट हो सकता है। इफेक्ट ऑफ एक्टिवेटर्स, जो एक्टिवेटर्स उसमें यूज हो रहे हैं जिनके कारण वो रिएक्शन एक्टिव हो रही है, उनके कारण भी अगर वो ओवर एक्साइटेड हो गए, ओवर एक्टिव हो गए, तो उससे भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब डिफरेंट फर्स्ट वन इज इफेक्ट ऑफ नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अब
नेचर का इफेक्ट देख लेते हैं और कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या है उसके अकॉर्डिंग चेक करते हैं। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इज इंक्रीज्ड बाय कीपिंग कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम कांस्टेंट देन रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज। देखिए, अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एट दिस स्टेट एंजाइम आर कंप्लीटली सैचुरेटेड विद सबस्ट्रेट। इस स्टेट पे क्या होता है, एंजाइम्स कंप्लीटली सैचुरेटेड होते हैं किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ। जिस तरीके से सबस्ट्रेट काम करता है उसी तरीके से, उसी रेट से एंजाइम काम करता है और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। वी मैक्स का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, किसी भी रिएक्शन की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है ये चेक करते हैं वी मैक्स से। द वेलोसिटी एट द स्टेज वेयर रेट ऑफ रिएक्शन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड मैक्सिमम वेलोसिटी। देखिए, ये चेक करने के लिए कि सबसे ज्यादा रेट कहाँ पे जा रहा है रिएक्शन का, ये चेक करने के लिए हम डिनोट करते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी को वी मैक्स से। द रेट ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन इज V इज इक्वल टू वी मैक्स अपॉन एस अपॉन के एम प्लस एस। ठीक है, यहां पे हमने वेलोसिटी ली, मैक्सिमम वेलोसिटी, सबस्ट्रेट यहां पे हमने क्या लिया, कांस्टेंट, मिचलेस कांस्टेंट लिया। राइट, ये कुछ एक रिएक्शन है, एक एग्जांपल है, एक रिएक्शन के फॉर्म में बताया गया है कि किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद मिचलेस मेंशन कांस्टेंट। अब मिचलेस मेंशन कांस्टेंट क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन टू विच द वेलोसिटी ऑफ एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ वी मैक्स। देखिए, इसके अकॉर्डिंग क्या डिफाइन करा जा रहा है, इट इज डिफाइंड एज अ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन to which the velocity of the enzyme catalyst reaction is exactly half of Vmax। ठीक है, एंजाइम कैटलिस्ट की जो रिएक्शन है, मीन्स एंजाइम कैटलिस्ट जो है, एंजाइम एज अ कैटलिस्ट जो काम कर रहा है वो रिएक्शन पूरी की पूरी टोटली किसके हाफ होगी, वी मैक्स के। वी मैक्स मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी से बिल्कुल हाफ होगी किसकी कंसंट्रेशन, एंजाइम की कंसंट्रेशन। राइट, जैसे कि यहाँ पे हमने लिया है वी मैक्स, रेट ऑफ रिएक्शन, यहां से हम रेट ऑफ रिएक्शन चेक कर रहे हैं, इधर से हमने सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन लिया। राइट, सो यहां से जैसे ही हमने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट हुआ है इसका, ये क्या हुआ है, वी मैक्स यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ आ रही है इस रिएक्शन की, यहाँ पे बिल्कुल मिडिल, बिल्कुल हाफ में आ रही है मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, उसके सेकेंड पॉइंट इज इफेक्ट ऑफ नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। अब नेचर का इफेक्ट देख लेते हैं किसके अकॉर्डिंग, एंजाइम। ठीक है, द एंजाइम एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इन द सिस्टम। जो एंजाइम की एक्टिविटी होती है, एंजाइम की एक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मींस अगर एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो एंजाइम जो कंसंट्रेशन है एंजाइम का वो भी इंक्रीज होगा। अगर सिंपल सी बात है, एक्टिविटी इंक्रीज हो रही तो पहले कंसंट्रेशन इंक्रीज होना चाहिए, तभी तो एक्टिविटी इंक्रीज होगी। जैसे कि देयरफॉर इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी एंजाइम की तो सिंपल सी बात है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रही है। तो इसके लिए एक सिंपल सा ग्राफ आएगा, द रेट ऑफ रिएक्शन इज द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, और एक सिंपल फॉर्म में एंजाइम वो ग्राफ आया, बिल्कुल क्या पॉजिटिव ग्राफ यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। उसके बाद सेकेंड वन इज इफेक्ट ऑफ टाइम। अब टाइम का इफेक्ट देख लेते हैं। अ टिपिकल बेल shaped graph is obtained when reaction velocity is plotted against the time. Initially there is rapid increase in velocity till V max is achieved। देखिए, अब आप यहां से क्लियर हो जाएगा आपको, किससे, ग्राफ से। एक बेल शेप्ड ग्राफ आएगा, ठीक है, घुमावदार ग्राफ आपको देखने को मिलेंगे, अभी 2-3 और आगे। तो ये क्या होता है, बेल शेप्ड ग्राफ आपको देखने को मिलेगा।
और जब हम रिएक्शन क्या करते हैं, रिएक्शन वेलोसिटी को किसके अगेंस्ट में शो करते हैं, टाइम के अगेंस्ट में शो करते हैं, या फिर टाइम का इफेक्ट दिखाने के लिए शो करते हैं, तो एक बैल शेप्ड ग्राफ ही ऑब्टेन होता है। और ये क्या करते हैं, रैपिडली एकदम से देखिए इंक्रीज होगा, यहां से रेट ऑफ रिएक्शन देखिए एकदम से इंक्रीज हुआ, यहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी का ग्राफ प्लॉट हुआ, मैक्सिमम वेलोसिटी का ग्राफ कहां पे प्लॉट हुआ है, यहां पे, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन कहां जा रही है, एकदम से ये रैपिडली इंक्रीज हुई, और यहां से फिर से टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो गई, नीचे की तरफ मूव ऑन हो गई। ठीक है, एक जो मैक्सिमम वेलोसिटी थी ग्राफ की वो कहाँ आई, बिल्कुल मिड पॉइंट, बिल्कुल एंड पॉइंट पे आ रही है। देखिए वी मैक्स यहां पे हम प्लॉट कर रहे हैं, राइट, ये रिएक्शन रेट है और ये टाइम है, और फिर से वो यहां से जाने के बाद धीरे 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 फिर से वो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, और फिर से ये ग्राफ अगेन काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से इफेक्ट ऑफ टाइम हम चेक करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, द रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन इनिशियली इंक्रीज एज द टेम्परेचर इंक्रीज। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन, इजीली बात है, आप कोई भी रिएक्शन करवा रहे हैं, अगर उसका टेम्परेचर आप इंक्रीज कर देंगे, जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, मैं आपको सिंपल देती हूँ, शरबत आप बनाते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, चीनी में पानी में शुगर ऐड करते हैं, लेकिन पानी में शुगर आप ऐड कर रहे हैं, अगर उसे ठंडे पानी में ऐड करें तो टाइम लेगा। अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, टेम्परेचर इंक्रीज कर दीजिए पानी का, तो 1 सेकंड में क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाती है शुगर, उसके अंदर मेल्ट हो जाती है। तो वही चीज है, आप किसी भी कैटालिस्ट रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। बट दिस इंक्रीज इज ऑब्टेन टिल ऑप्टिमम टेम्परेचर, लेकिन एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, एक फिक्स टेम्परेचर होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने टेम्परेचर हद से ज्यादा कर दिया तो चीजें ऑटोमेटिकली खराब हो सकती हैं। द टेम्परेचर एट विच एन एंजाइम शो मैक्सिमम एक्टिविटी इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऐसा टेम्परेचर जहां पे V मैक्स मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी शो हो वो कहलाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। वो टेम्परेचर नोट कर लिया जाता है जहां पे जो हमारी रिएक्शन है, जो रिएक्शन का रेट है वो मैक्सिमम वेलोसिटी शो कर रहा है। देखिए यहां पे देखिए ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर का ग्राफ, इधर से हमारी रेट ऑफ रिएक्शन आ रही है, और मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पे काउंट हो रही है, देखिए इस पॉइंट पे आके मैक्सिमम वेलोसिटी, यहां से टेम्परेचर नोट डाउन कर लिया गया, कितने टेम्परेचर पे मैक्सिमम वेलोसिटी शो हो रही है, 36.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे मैक्सिमम वेलोसिटी हमें रिएक्शन की शो हो रही है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाएगा। ये सारी चीजें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ पीएच। अब पीएच का इफेक्ट देख लेते हैं। व्हेन अ ग्राफ इज प्लॉटेड ऑफ वेलोसिटी ऑफ एंजाइम कैटालिस्ट अगेंस्ट पीएच, अ टिपिकल बैल शेप ग्राफ इज ऑब्टेन। देखिए जब पीएच के पीएच हो गया, टेम्परेचर हो गया, इनमें जब इनके हम क्या अपोजिट में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो क्या होता है, ये एक बैल शेप्ड ग्राफ ही हमें ऑब्टेन होता है। पीएच रेफर्स टू एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल रेंज। पीएच से हमें क्या, पीएच का मतलब क्या होता है कि हमें किसी भी कंपाउंड का एसिडिक नेचर, उसका बेसिक नेचर या फिर उसका न्यूट्रल नेचर हमें वो हमें पता चल सके, इसी के कारण तो हम पीएच ग्राफ यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद द मोस्ट ऑफ एंजाइम वर्क विद एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल रेंजेस। बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जो एज एसिडिक नेचर के होते हैं, कुछ बेसिक नेचर के होते हैं, कुछ न्यूट्रल एज अ न्यूट्रल काम करते हैं, राइट। द मोस्ट ऑफ द एंजाइम वर्क विद मैक्सिमम रेट ऑफ न्यूट्रल पीएच। लेकिन ज्यादा से ज्यादा एंजाइम जो होते हैं वो मोस्टली न्यूट्रल पीएच पे काम करते हैं। न्यूट्रल पीएच मतलब पीएच 7। अब ये तो आपको शायद पता ही होना चाहिए कि एसिडिक नेचर कितना होता है पीएच का। एसिडिक मतलब 1 to 6 एंड बेसिक मतलब 8 to 14। ये रेंज होती है, पीएच स्केल की रेंज पता है 1 to 14 होती है। और जो न्यूट्रल होता है मतलब क्या, न्यूट्रल का मतलब होता है बीच वाला, जो ना कि एसिडिक नेचर का हो और ना ही बेसिक नेचर का हो, वो कहलाता है पीएच 7, राइट। देखिए ये ग्राफ प्लॉट हुआ है, यहाँ पे हमने पीएच की रेंज ली है, यहाँ पे रिएक्शन रेट, और हम न्यूट्रल के लिए ले रहे हैं। न्यूट्रल के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे जो वी मैक्स है वो कहाँ पे प्लॉट हो रहा है, बिल्कुल एंड पॉइंट पे मैक्सिमम वेलोसिटी आ रही है,
राइट। और ये कितना पीएच है, 7 पीएच है। ओके, मीन्स न्यूट्रल नेचर का है। ओके सो गाइस, थैंक यू सो मच। आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए कितना यूजफुल रहा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।